जो उनके दिमाग में यह है कि तैयारी 1 साल बाद है, और मुझे पता है कि अगर आप सोचोगे तो ऊपर वाले जो 2-3 बैच चल रहे हैं उनको आप पीछे छोड़ दोगे, लेकिन सोचना आपको पड़ेगा। एक स्टूडेंट तैयारी करने भी लग जाता है, उसके बाद में सोचता है मेरे पास बहुत ज्यादा समय। परिचय वालों को 1 साल का समय मिला था, लास्ट के अंदर रो रहे थे वो, टाइम और बढ़ जाए, टाइम और बढ़ जाए। टाइम आपके पास इतना है कि आप भर भर के एक एक राजा के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, और इतना करना भी नहीं है आपको। छोटी सी ज्योग्राफी है, उसको मजबूत करो। हिंदी के अभी से क्वेश्चन निकालो आप, संधि हो गई है तो संधि के क्वेश्चन निकालना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। पुराने जो क्वेश्चन आए उनको निकालने की कोशिश करो, और इतने मान बन जाओ कि एग्जाम आते ही आपका नंबर आ जाए। टीचर कितना ही ब्रह्मा की तरह पढ़ा ले, टीचर के पढ़ाने से कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप खुद माइंड से तैयार नहीं हो। पहले तो खुद को तैयार होना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो ये सोच रहा है यार मैं पढ़ने तो बैठ जाता हूं, अभी तो 1 साल है बाद में पढ़ लूंगा, नहीं। एक तो जो रोज डेली सर आपको पढ़ा रहे हैं उसको रोज डेली रिवीजन करो, रोज डेली कोशिश करो, अगले दिन क्लास में आके मैं बताऊं। इतना सा सिलेबस आपका, और सिलेबस मैंने आपको बताया भी कल। अच्छा, कल जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ के आए होंगे आप सब। मैं क्वेश्चन तो पूछूंगा, शिवालय परिवार में आ चुके हो, आपका पूरा जिम्मेदारी टीचर की है। जो कल आए थे वो हाथ खड़ा करो। पहले तो सामूहिक बताओ, मैं एक बार वापस बता देता हूं। देखो कल वाले ऑनलाइन वालों आप भी तैयार रहना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मनीषा वर्मा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सब जितने भी बच्चे ऑनलाइन है सब तैयार रहना क्वेश्चन के लिए। तो देखो कल मैंने आपको बताया कि इतिहास को अपन ने 3 कालों के अंदर बांटा है। सबसे पहले मैंने कल राजस्थान के इतिहास के बारे में बताया था। अच्छा, राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? राजस्थान के इतिहास का जनक मैंने लिखवा दिया, कल वाली क्लास थोड़ी सी लिखवाई, उतार लेना। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड है। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड की बुक का नाम द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। याद रखना, शिवालय का जो इतिहास है सबसे प्राचीन इतिहास मानता हूं मेरे नजर के सामने। मैं खुद आपके 2011 के अंदर इस परिवार से जुड़ गया था, 2011 नवंबर दिसंबर के अंदर। 2011 के अंदर हमने एक पहली वैकेंसी पढ़ाई थी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, पहली बार। उस समय इस जयपुर के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को कोई जानता ही नहीं था, न इतनी दुकानें थी जो वर्तमान में है। 2012 के अंदर पहला पेपर लगा था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, लेकिन वो पेपर आउट हो गया। आउट होने के बाद में पेपर आपका हुआ था आपके 2014 के अंदर वापस, जो पेपर आउट हुआ है। अब आप ये सोचो, उन बच्चों के बारे में सोचो जो 2011 से तैयारी कर रहे थे, पेपर आउट हुआ, लेकिन उन्होंने 2014 तक लगातार तैयारी की है। और उसका परिणाम ये हुआ कि पहले इतना कंपटीशन नहीं था, और न इतना कोई सब्जेक्ट था, न इतनी दुकानें थी उस टाइम के ऊपर। केवल एकमात्र अपन थे जो 2011-12 के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आपके कांटे के ऊपर चला रहे थे अपन। याद रखना, ये कोरोना जो है ना, कोरोना, इसने वास्तविकता को खत्म करके रख दिया है। पूछो क्यों? पूछो ना यार। क्योंकि आपको टेलीविजन के ऊपर कोई चीज दिखाई जा रही है, सलमान खान ऐसा है, सैफ अली खान ऐसा है, एक चोर आके इसको मार के चला जाता है, ठीक है। तो ये कोरोना ने एक दर्पण हमारे को दे दिया ऑनलाइन। ऑनलाइन के अंदर टीचर आ रहा है, वो 4 लाइनें रट के पढ़ा रहा है, ऑब्जेक्टिव घुमा रहा है, बच्चा सोच रहा है तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, जबकि वास्तविकता खत्म हो चुकी है। अब वही घूम घाम के वापस 2019 3-4 साल के अंदर वापस वास्तविकता पर आ गए सारे। मतलब इस कोरोना के अंदर हुआ क्या, जो वास्तविकता में था वो तो हो गया खत्म, और जो अवास्तविकता में था वो हो गया उसका ऊपर। तो कहीं ना कहीं बच्चे आपके कहीं ना कहीं गुमराह भी हुए इससे बहुत ज्यादा। अब कहने का मतलब मेरा यह है कि 2012 से प्रत्येक टीचर, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है अपने साथ, जो 2012 से जो टीचर पढ़ा रहे थे ना वो वर्तमान में भी है। 2012 वाला बच्चा आकर पूछ सकता है कि वो कोचिंग कहां पर, तो ये है। अभी जो वर्तमान में जो दुकानें खुल रही है ना, ये जैसे कोई मौसम की तरह आती है और मौसम की तरह गायब हो जाती है। तो कहने का मतलब प्रामाणिकता के स्थान पर आप बैठे हुए हो, इसके प्रामाणिकता में कोई दोहराई नहीं है। अगर कमी रहेगी तो किस में रहेगी? आप में। भाई टीचर आएगा वो पढ़ाएगा, पढ़ना किसको है? आपको। संडे टू संडे एग्जाम होगा, देना किसको है? आपको देना है। कमी करोगे तो कौन करोगे? आप करोगे। यहां आपको वो हर चीज मिलेगी जिससे आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं अगर आपने पैसा दिया तो रेगुलर क्लास लो आप। कोई अचानक कोई विशेष काम हो तो आपको छोड़ना, 3 काम कर लो, सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। पहले तो आपके दिमाग में ये फिट कर लो कि मेरा एग्जाम 6 महीने बाद है। कितने महीने बाद है?
आज से 6 महीने निकाल लो आप, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के हिसाब से तैयारी करो कि जुलाई में मेरा एक एग्जाम है, जुलाई के अंदर मैं पूरा कोर्स करके एक बार के लिए बैठ जाऊं। क्योंकि याद रखना, इस जुलाई के बाद में तो वो बच्चे कूदेंगे जो लगभग 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो अपने आप को महान समझ के बैठे हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हम, और वाकई में उनकी तैयारी भी है, और वो सोच रहे हैं कि हम 3 महीने के अंदर तैयारी कर लेंगे, और वो कर भी लेंगे। लेकिन अपन तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं ना, हो सकता है दूसरी बार पढ़ रहे हो आप। अगर मान लो, अच्छा, जो पहली बार एग्जाम देगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, वो हाथ खड़ा करो। ठीक है, जिसने जो दोबारा देगा वो हाथ खड़ा करो। आप भूल जाओ पहले आपने एग्जाम दिया था, दिमाग से निकाल दो पहले तो, और ये सोचो कि हम पहली बार एग्जाम देंगे। इससे पहले हम खुद पढ़ रहे थे, बस हमारे पास न तो दिशा थी न कुछ और थी। लेकिन अब मैं आपको फिर बोल रहा हूं, टीचर कितना भी कुछ कर ले, कोचिंग करने से कभी सिलेक्शन किसी का हुआ ही नहीं। आप अगर खुद चाहोगे कि मुझे पढ़ना है, यहां पर कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, मुझे इतना पढ़ा है कि आपके पास में जो लिखा हुआ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतना सा सिलेबस आपका, आप पढ़ोगे इतना सारा। तो आप, अगर आपको फिर भी लगता है कि एक माध्यम बुक आप लेके आ जाओ, अभी ला सकते हो, लेकिन 6 महीने बाद आप बुक नहीं पढ़ सकते हो, फिर तो नोट्स ही पढ़ना पड़ेगा। एक आप ऑब्जेक्टिव बुक लेके आ जाओ। जैसे यहां पर आपकी सभ्यता होती है, तो आप सभ्यता के क्वेश्चन निकाल लो, 50, 60, 70 इतने ही बनते, दो सभ्यता होंगे। इसके अलावा 11 राजा हमारे पास में, एक एक राजा पर साला 3-3 दिन में रिसर्च करो तो इतना दिन आपके पास है तो 11 ही। आपसे पहले रिसर्च तो हम ही करके बैठे हुए हैं भाई। एग्जाम में आएगा कि आपको तो पकी पकाई को याद करना है, करो ना यार, ऐसे तो करो भाई। हाँ ठीक है, पढ़ना आपको, खड़े हो जाओ एक बार। नींद तो नहीं आ रही किसी को? वेरी गुड। सब राजस्थान के रहने वाले हो, याद रखना, अपने दिल और दिमाग में ये फिट करो कि मेरा सिलेक्शन होगा 2026 के अंदर। आपको तैयार होना पड़ेगा माइंड से। जब तक आप खुद तैयार नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा। अपने मन में ऐसा लाओ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 2026 के अंदर, और निश्चित होगा। और ये सोच कर ही बैठो यहां पर। और अगर आप ये सोच रहे हो मैं पढ़ते रहूंगा या नहीं होगा, तो मत पढ़ो आज से। यहां दिक्कत है कुछ तो फिर सीधे बैठो। आए तो अभी पहली तो क्लास आपकी आज, बिल्कुल एक्टिव रहो क्लास के अंदर। प्रत्येक टीचर आपको पढ़ाने वाला एक्टिव मिलेगा आपको। और मैं बोल रहा हूं कि 2012 से सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो नए नवीदा आया 5-6 महीने से पढ़ाने वाला कोई नहीं है यहां पर। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो तो कर लोगे क्या? हाँ हूं तो करो। बोलना पड़ेगा आपको, क्लास में संवाद करना पड़ेगा। अभी तो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा, भग थोड़ी जाओगे। शाबाश। जो यहां से भगे वो लौट कर 1 साल बाद वापस यहीं पे आए। अपने में से किसी के पिताजी की गवर्नमेंट जॉब है? नहीं है ना? है तो भी मानो नहीं है। और हमेशा ये सोचो अपने दम पे सब कुछ करूंगा, मेरा खुद का वजूद होगा, और वो होगा, निश्चित होगा। मैं सही बता रहा हूं, ये इतना समय है ना, कब निकल जाएगा पता ही नहीं चला। आज आप कितने साल के हो गए? याद करो, 8वीं क्लास। ऐसा लगता है कि साला अभी तो था, मैं 10th में अभी तो था, मैं आज इतना बड़ा हो गया। और ये महसूस करोगे आप जब आप 32 साल के हो जाओगे ना, तब महसूस करोगे कि यार मैंने गलती कहां पर की है। ये जो उम्र होती है ना, ये वाली, ये उम्र ऐसी होती है, या तो पॉजिटिव में चले जाओगे या नेगेटिव के अंदर चले जाओगे। और इस उम्र में अगर किसी ने सच्ची मोहब्बत अगर पढ़ाई से की है ना, मैं सही बता रहा हूं, कभी आप जिंदगी के अंदर विफल नहीं होंगे। हो सकता है साला सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने जो एग्रीकल्चर में जो आपके इतने सब्जेक्ट थे, एक को इतना मजबूत बना लिया, कल शिवालय में पढ़ा लेना। पर मास्टर तो बनो, पर बनना आपको पड़ेगा। जिंदगी में हमने इतनी पढ़ाई की है, हो सकता मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, और टीचर का तो सिलेक्शन हुआ है। लेकिन आज हम योग्य तो हैं कि हम परिवार को चला तो रहे हैं। योग्य खुद को बनना पड़ेगा। ये उम्र है जो अपनी दिशा और दशा को तय करती कि मुझे जाना कहां है। गलत बोल रहा हूं क्या यार? तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि हम ईमानदारी से पढ़ेंगे। कभी इस इतने सारे टाइम के बारे में नहीं सोचेंगे। टाइम के बारे में सोचोगे तो ये टाइम तो ऐसे निकल रहा है, पता ही नहीं चलेगा कब आ जाएगा। अभी तो अपन कोर्स करेंगे 6 महीने तो अपने को ही लग जाएंगे। और जो बहुत सारे होते हैं ना, जो टाइम के बारे में सोच रहे हैं, वो फिर एग्जाम के अंदर ही जाकर बैठते हैं। पता नहीं बीच में कैसी परिस्थिति आए, एक महीना अपन नहीं पढ़ पाए, 15 दिन अपन नहीं पढ़ पाए, हो सकता अपन पढ़ाई से अलग ही हो जाए। तो पहले से इतनी तैयारी कर लो पढ़ने के साथ साथ, कि आगे कोई सा भी मोड़ आए, अगर हम मान लो 1 महीने का गैप भी देते हैं तो अपने ऊपर कभी लोड नहीं आए। और हमेशा जो दिल से तैयारी करता है और जिसको आवश्यकता होती है ना, उसको भगवान ऑटोमेटिक परिस्थितियां ऐसी देता है कि तो परिस्थितियों से लड़ और आगे बढ़। तो तैयारी करोगे?
पक्की बात है, मैं रोड डोली क्वेश्चन पूछूं तो बता दोगे ना? पढ़ना पड़ेगा देखो आपको ना, और एक्टिव बच्चों को पढ़ाने में आनंद अलग ही आता है। ऐसा नहीं कि टीचर आके उठा रहा है, ठोक रहा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर मजा नहीं है। तो देखो कल मैंने आपको थोड़ा सा सिलेबस के अंदर, बारे के अंदर आपको थोड़ा सा अध्ययन करवाया है। ओके मनीषा, एस के, जितने भी ऑनलाइन के अंदर एक बार कमेंट कर दो फटाफट, फिर क्लास को प्रारंभ करेंगे अपन। एक तो मनीषा वर्मा है, एक आपके एस के, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर 10 बार भी एग्जाम दिया तो मत सोचो जिंदगी के अंदर बच्चा गलती ये कर देता, मैं पिछली बार दिया तो हुआ ही नहीं। अरे भूल पिछली बार, आगे की सोच, भविष्य हमेशा अच्छा ही होता है, और जो हो रहा है वो अच्छा होगा, निश्चित है। गीता के अंदर लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने कहा है, तू कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है ये भौतिक शरीर कर रहा है, आत्मा तो अजर अमर है। अपन तो एक माध्यम है, आप माध्यम के अनुसार पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, करवा कौन रहा है? ऊपर भौतिक शक्ति करवा रही है। आपको मेहनत करनी है तो करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो अपन बात कर रहे हैं, मैंने कल थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में, आपके सिलेबस के बारे में अध्ययन करवाया है। इतिहास को अपन ने 3 कालों के अंदर विभाजित किया है। एक तो अपन बात कर रहे हैं आपके प्राचीन इतिहास काल, एक अपन बात कर रहे थे आपके मध्यकालीन इतिहास, और एक अपन बात कर रहे हैं आपके आधुनिक इतिहास काल। इतिहास को कितने कालों के अंदर विभाजित किया है? 3 कालों के अंदर विभाजित किया है। और इस प्राचीन इतिहास काल में तो हमारे सिलेबस में केवल 2 ही सभ्यता है, एक का नाम आहड़ और एक आपकी कौन सी है? कालीबंगा। कौन सी है? मात्र ये 2 सभ्यता हमारे सिलेबस में है। आहड़ उदयपुर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा किधर है? हनुमानगढ़ में है। और यह आहड़ सभ्यता तो ताम्रयुगीन सभ्यता है, और कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कल मैंने आहड़ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था आपको, तो हमारा तो छोटा सा सिलेबस है। प्राचीन इतिहास काल में हमारे पास में क्या है? 2 सभ्यता। और मध्यकालीन इतिहास में हमारे पास में राजवंश है। क्या है? राजवंश। तो हमारे सिलेबस के अंदर एक तो मेवाड़ है, एक अपन बात कर रहे हैं आपके मारवाड़ है, मारवाड़ के अलावा हमारे सिलेबस के अंदर बीकानेर है, बीकानेर के अलावा हमारे सिलेबस के अंदर क्या है? आमेर है। तो याद रखना, मेवाड़ में तो हमारे पास में राजा भी फिक्स कर दिए हैं। मेवाड़ में हमारे सिलेबस के अंदर महाराणा कुंभा है, महाराणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, 3 राजा हैं। इसके अलावा मारवाड़ में हमारे पास में 4 शासक है। एक तो मोटा राजा उदय सिंह, मालदेव, जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम के अलावा हमारे सिलेबस के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ है। अच्छा, इस बीकानेर में तो हमारे को केवल एक ही राजा पढ़ना, गंगा सिंह, और आमेर में 2 राजा पढ़ने, मान सिंह प्रथम और एक आपके सवाईजय सिंह। आधुनिक इतिहास काल हमारा पूरा है। आधुनिक इतिहास काल में अपन 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। तो ये सारा आधुनिक इतिहास काल में अपने को पढ़ना है। क्लियर? और हमने सिलेबस को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, और पहली जो सभ्यता अपन पढ़ रहे थे उसका नाम क्या है? आहड़ सभ्यता। कैसी? और आहड़ जो सभ्यता है ये कहां है? उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता किधर हो जाएगी? आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर है। और याद रखना, जो ये आहड़ सभ्यता उदयपुर है, मैंने कल आपको बताया था धातु के आधार पर सभ्यताओं को कितने भागों के अंदर बांटा है? धातु के आधार पर सभ्यताओं को 3 भागों के अंदर विभाजित किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो ताम्रयुगीन सभ्यता, और एक कांस्ययुगीन सभ्यता, और लोह युगीन सभ्यता। एक बार जो कल नहीं आए थे वो हाथ खड़ा करो। एक बार जो कल क्लास लिए थे उनकी कॉपियां देखो, एक बार आगे आगे आसपास में कॉपियां दे दो, जो ये बराबर आ जाएंगे, मैं इनको पढ़ा दूं एक बार, कल उतार लेंगे ये, है ना? एक बार इनको देखना। देखो कल मैंने आपको सभ्यता पढ़ाई है आहड़। पानी ला दो, पानी। तो मेरी बात सुनो, एक तो अपन बात कर रहे हैं, कल मैंने थोड़ी सी आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ाया है, देखते रहना। दोनों सभ्यताओं को अपन एक ही फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। सुनो, सभ्यता का अगर कोई उपनाम होगा तो उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में नगरों का निर्माण, आहड़ एक नगर है, नगरों का निर्माण जो होता था वो किसी नदी के किनारे हुआ करता था, और उस सभ्यता के कोई ना कोई क्या होते थे? खोजकर्ता। और उस सभ्यता की खुदाई के अंदर हमारे को कोई ना कोई क्या मिली है? विशेषताएं मिली है। क्या मिली है? विशेषताएं हमारे को मिली है। तो याद रखना, आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। लिख लेना जिन्होंने नहीं लिखा था, बाद में लिख लेना, रुको। आहड़ सभ्यता एक कैसी सभ्यता है? ग्रामीण।
पहले तो अपने दिमाग में दो चीज याद करो कि हमारे सिलेबस में केवल दो ही सभ्यता है, एक तो आहड़ और एक आपकी कौन सी, कालीबंगा। और दोनों में ही अंतर करवाना है। आहड़ तो ग्रामीण सभ्यता है और कालीबंगा सभ्यता नगरीय प्रधान सभ्यता है। कैसी? नगरीय। और धातु के आधार पर आहड़ सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है और कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। धातु के आधार पर दोनों में अंतर याद करवाना है। कल मैंने इस आहड़ सभ्यता के बहुत सारे नाम लिखवा दिए थे, देखो ऑप्शन में। इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं, अघाटपुर कहते हैं, धूलकोट की सभ्यता कहते हैं, मृतकों के टीलों की सभ्यता कहते हैं, मृद भांडों की सभ्यता कहते हैं, गोरे व कोट की सभ्यता कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद करना पड़ेगा। अब भी ले लो कॉपी, इधर ही आ जाओ, पास में आ जाओ थोड़ी देर, है ना। ये उतार लेना, अपन बराबर हो जाएंगे सबके, है ना। ठीक है, अभी तो पढ़ाना स्टार्ट ही किया है भाई, कल ही तो पहली क्लास हुई है। तो देखो, बात कर रहे हैं अपन आहड़ सभ्यता, जो कि हमारे को मिली है कहां, उदयपुर में। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं, अगाटपुर कहते हैं, दुर्ग कहते हैं, धूलकोट कहते हैं, मृतकों की टीलों की सभ्यता, मृद भांडों की सभ्यता, ये सारे नाम आहड़ सभ्यता के हैं। अच्छा, यहां से फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो आप नाम बता रहे हो उनमें से अगर ऑप्शन में आ जाए और आपसे पूछे कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या था, तो आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था, ताम्रवती नगरी। फिर क्वेश्चन आ जाए आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, धूलकोट की सभ्यता। क्या कहते थे यार? मुझे इतना सा वादा कर दो कि सर जो आप पढ़ाओगे हम कल याद करके आएंगे यार, फिर अच्छा लगेगा मेरे को। आप धीरे धीरे बोल रहे हो, शाबाश। कोशिश करना, एक दिन में याद नहीं हो तो दूसरे दिन में होगा, दूसरे दिन में होगा तो 4 दिन में होगा, कभी तो दिमाग में सेट होगा। और दो ही तो सभ्यता सेट करनी है, कोशिश करो रोज डेली। फिर मैं हुई आपके पास 3 दिन तक सभ्यता पढ़ाने के अंदर, 3 या 4 दिन चलेगी सभ्यता। चलो जी, मेरी बात करो। हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है। तो आहड़ सभ्यता या तो आयड़ बोल लो या फिर आपके क्या बोल लो, बेड़ज बोल लो। दो ही तो नदी याद करनी है। यह सभ्यता आयड़ और बेड़ज नदी मैं ही याद करवा दूंगा अगर आप कोशिश करोगे तो। यह सभ्यता आयड़ और बेड़ज नदी के किनारे है, वो आपके घग्गर नदी के किनारे है। इस सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में। भाई दो ही तो सभ्यता हमारे पास में, कालीबंगा और आहड़। इस सभ्यता की खोज 1953 में हुई है, कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में हुई है। 52 53 52 53 52, कालीबंगा 53 आहड़। अच्छा बताओ, दोनों सभ्यता के अंदर कांस्ययुगीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। दोनों सभ्यताओं में ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? दोनों सभ्यताओं में ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? और कांस्ययुगीन सभ्यता कौन सी है? दोनों सभ्यताओं में ग्रामीण सभ्यता कौन सी है? और नगरीय प्रधान सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई है और इसकी सभ्यता की खोज? बस। और सबसे बड़ी बात है, भगवान ने आपको इतना रियायत दी है, दोनों के खोजकर्ता का नाम ऐसे स्टार्ट है। कहां से? इसका खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, उसका खोजकर्ता अमलानंद घोष। लो मत करो याद, ऑटोमेटिक हो रहा है, पर याद तो आप ही करोगे ना। शाबाश। अब मेरी बात सुनो, इसके खोजकर्ता कौन? अक्षय कीर्ति व्यास। और अक्षय कीर्ति व्यास के अंदर इसके जो उत्खनन करता है उनका नाम है आरसी अग्रवाल। क्या नाम है? आरसी अग्रवाल। और आरसी अग्रवाल का सन याद रखना, 1954 से लेकर 56 तक उत्खनन कार्य किया है। इसके अलावा आरसी अग्रवाल, वी एन मिश्र, एच डी साकलिया, इनके द्वारा 1961-62 के अंदर कार्य किया गया है। ठीक है। अब दो सभ्यता, इसका मतलब उत्खनन करता पूरे याद करने। अच्छा, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, कार्बन सी 14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। कितना है? कल मैंने 2800 से लेकर वो करवा दिया था ना, वो गणेश्वर का था। आप इसको लिख लो, थोड़ा चेंज कर लो। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम, तो कल मैंने सामान्य परिचय सिलेबस बताकर सभ्यता पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। आप भी हेडिंग डाल दो आहड़ सभ्यता, ऊपर की 4 लाइन छोड़ दो और विशेषता लिखना स्टार्ट करना। अब हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता की विशेषताएं। आप फोटो ले जाना मोबाइल में और फिर उसको उतार लेना।
ये किसका है बैग? पड़े हो यहां पे? वो कहीं की कर रहे थे? अच्छा चलो बच्चों में आगे चले। आर्य सभ्यता पढ़े? तो आहार सभ्यता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे आज, और आहार सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। और आहार सभ्यता की विशेषताओं में अपन देखेंगे यहां, यार किसका, देखो यहां ताम्र कुल्हाड़ियां मिली है। यहां हमारे को क्या मिली है? ताम्र कुल्हाड़ियां मिली है। सुनो पहले फिर बाद में उतारना। यहां हमारे को ताम्र कुल्हाड़ियां मिली है, और तांबा गलाना यहां के लोगों का क्या था? तांबा गलाना यहां के लोगों का प्रमुख उद्योग था। यहां के लोग तांबा गलाते थे। तांबा गलाना यहाँ के लोगों का प्रमुख उद्योग था। यहाँ के लोग तांबा गलाने का काम करते थे। तो भाई इस बात का पता हमारे को किससे चला? यहां लगभग 40 तांबे की भट्टियां मिली हैं। तो यहाँ के लोगों का प्रमुख उद्योग था। यहां लगभग 40 तांबे की भट्टियां मिली हैं। कितनी? लगभग 40 तांबे की भट्टियां हमारे को यहां पर मिली है। कल यहां तक ही हुआ था ना अपना। अब देखो इसके अलावा इस सभ्यता में एक माता की मूर्ति मिली है। एक तो मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, और अपोलो देवता की मूर्ति मिली है। यहां मातृ देवी एवं बेलों की मृण मूर्तियां मिली है। देखो इस सभ्यता में मृद भांड और मृण मूर्तियां एक ही चीज होती है। एक तो शब्द आएगा मृद भांड, और एक शब्द आएगा मृण मूर्तियां। इन दोनों का मतलब हो गया मिट्टी की मूर्तियां। सबसे ज्यादा मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने, बर्तन अगर किसी सभ्यता में मिले तो वो आहड़ है। इस कारण से ही तो आहड़ सभ्यता को मृद भांडों की सभ्यता भी कहा जाता है। अभी नाम बताया ना मैं। आहड़ सभ्यता को क्या नाम दिया गया? ताम्रवती नगरी, अघाटपुर, धूलकोट, मृतकों की टीलों की सभ्यता, मृद भांडों की सभ्यता। तो सबसे ज्यादा कोई मिट्टी का पात्र। देखो इस सभ्यता में मिट्टी से बने हुई माता की देवी की प्रतिमा मिली है, और एक आपके बेलों की प्रतिमा मिली है। गेट बंद कर दो यार भैया, आवाज आ रही। तो यहां पर देखो एक तो मात्र देवी की प्रतिमा मिली है, जिसकी भी पूजा करते होंगे। बेल तो आप जानते ही हो, सिंग वाला दाए बेल। तो एक तो मात्र देवी और बेलों की मिट्टी की मूर्तियां मिली है। कौन सी सभ्यता में? ताम्र कुल्हाड़ियां कहां पर मिली है? और 40 तांबे की भट्टियां कहां पर मिली है? यहां के लोगों का प्रमुख उद्योग क्या था? कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं अपन? आहड़ सभ्यता है कहां? कौन सी नदी के किनारे एक क्यों रहना है? कौन सी? आयड़ और ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? अजी इसको ही कहते हैं ताम्रवती नगरी। ये रहा ताम्रवती नगरी कहते हैं। अघाटपुर किस कौन सी सभ्यता को कहते हैं? आहड़ को ही कहते हैं। मृद भांडों की सभ्यता, गोरे व कोट की सभ्यता। अच्छा इसके खोजकर्ता कौन? अक्षय कीर्तिवास ने खोज कब की है? कोशिश करो कि पहला आंसर मेरा आए क्लास में। मैं सबसे आगे रहूं। पहला कंपटीशन क्लास में होगा, फिर दूसरे बैच से होगा, फिर तीसरे से होगा, फिर राजस्थान से होगा। समझ रहे हो? वेरी गुड।
तो ताम्र कुल्हाड़ियां मिली है। तांबा गलाना यहाँ के लोगों का प्रमुख उद्योग था। लगभग 40 तांबे की भट्टियां मिली है। मात्र देवी बेलोक की मृण मूर्तियां मिली है। इसके अलावा यहां पर अपोलो देवता की मूर्ति मिली है। किसकी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अपोलो देवता का जो संबंध माना जाता है ना, वो संबंध आपके यूनान से माना जाता है। कहां से? इनको तो अभी आगे और पढ़ाऊंगा मैं, अपोलो देवता को विस्तार से। याद रखना, ये रहे हमारे पास में अपोलो देवता। इस सभ्यता में अपोलो देवता की मूर्ति मिली है। और जो ये अपोलो देवता है वो यूनान के देवता है। कहां के देवता है? तो बात ये आ रही है, ये अपोलो देवता जो यूनान के देवता, इनकी मूर्ति यहां पर मिली है। एक सिक्का मिला है जिस पर इनका चित्र मिला है। तो ये अपोलो देवता जो यूनान के देवता, वो आहड़ में कर क्या रहे हैं? इससे यह प्रमाणित होता है कि आहड़ वासियों का व्यापार यूनान तक था। ये यूनान तक व्यापार करते थे और वहां से ये मुद्रा लेकर आए। तो अपोलो देवता की मूर्ति कौन सी सभ्यता में मिली है? ताम्र कुल्हाड़ियां कौन सी सभ्यता में मिली है? दोनों सभ्यताओं में ग्रामीण सभ्यता कौन सी है? नगरीय प्रधान सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? कांस्ययुगीन सभ्यता कौन सी है? 1952 में कौन सी सभ्यता की खोज हुई है? 1953 में कौन सी सभ्यता की खोज हुई है? वेरी गुड। अपोलो देवता की मूर्ति मिली है। इसके अलावा याद रखना, यहां पर आपके जो शव होता था, शव को आभूषणों के सहित गाड़ा जाता था। यहां जब कोई व्यक्ति शांत हो जाता था तो वो जो शव होता था उसको आभूषणों के सहित गाड़ते थे। इसके अलावा यहां थाली व दीपक के अवशेष मिले हैं। थाली और किसके अवशेष मिले हैं? थाली और दीपक के अवशेष मिले हैं। देखो मेरी बात सुनो, दो सभ्यता हमारे पास में है। इस सभ्यता में तो जब कोई व्यक्ति शांत हो जाता था तो शव को आभूषणों के सहित गाड़ते थे। लेकिन कालीबंगा सभ्यता में जब कोई शांत हो जाता था, शव को उल्टा लेटाते थे। वहां पर लिखवाऊंगा मैं कि, और जब मैं इसके बारे में पूछूंगा, तो कालीबंगा सभ्यता में तो शव को क्या करते थे? कालीबंगा में तो उल्टा लेटाते थे। और आहड़ सभ्यता में आभूषणों के सहित गाड़ा जाता था। इस सभ्यता में थाली और दीपक के अवशेष मिले। अब कुछ महत्वपूर्ण लाइनें जो एग्जाम में पूछी जाती है वो लिख देता हूं मैं। राजस्थान की एकमात्र सभ्यता, राजस्थान की एकमात्र सभ्यता है, राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जिसमें एक घर में 6 चूल्हे मिले। एक घर में, पहले सुनो ढंग से, बाद में उतारना। राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता जिसमें एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं। तो जब एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं तो इससे यह प्रमाणित हो रहा है कि यहां पर संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन होगा। बड़े बड़े परिवार एक साथ रहते होंगे। सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था यहां पर थी। सुनो, राजस्थान के, अब जब ये लाइन लिखी हुई है राजस्थान की एकमात्र सभ्यता, मतलब ये प्रमाण इसके अलावा कहीं पर नहीं मिले हैं। राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जिसमें एक घर में 6 चूल्हों के 6 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। और जो ये चूल्हे हैं ना, 6 चूल्हे एक घर में मिले हैं, ये 2 मुंह के चूल्हे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है 2 मुंह के चूल्हे या एक घर में 6 चूल्हे के प्रमाण कहां पर मिले हैं? लेकिन अगर आपसे पूछ ले तंदूरी चूल्हा कहां पर मिला है? कालीबंगा। तंदूरी चूल्हा एक घर में 6 चूल्हे के साक्ष्य, 2 मुंह के चूल्हे, शाबाश।
तो 6 चूल्हे के साक्ष्य मिले, 2 मुंह के चूल्हे मिले हैं, और इससे यह प्रमाणित हो रहा है कि यहां संयुक्त परिवार प्रथा का संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था, या फिर हम बोल सकते हैं यहां सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? यहां सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था थी। इस बात का पता हमारे को किससे चला है? 6 चूल्हों के साक्ष्य से चला है। इसके अलावा अपन आगे बढ़े, ये 2 लाइनें तो रट लेना भाई साहब, वैसे तो 2 ही सभ्यता सारी रटनी है। ये भी आरपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है, इस सभ्यता में काले व लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर सफेद रंग की ज्यामिति यानी चित्रकारी, जिस पर सफेद रंग की ज्यामिति उकेरी गई है। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस सभ्यता में काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सफेद रंग की क्या उकेरी गई है? ज्यामिति। मतलब जैसे यहां पर कोई मटका मिला होगा काला और लाल रंग का, इस पर सफेद रंग की चित्रकारी इन्होंने कर दी है, सफेद रंग का चित्र बना दिया है। तो इस सभ्यता के अंदर हमारे को काला और लाल रंग का तो क्या मिला? मृदभांड, और सफेद रंग की इसके ऊपर क्या की गई है? चित्रकारी। लेकिन जब कालीबंगा सभ्यता में आपको पढ़ाऊंगा तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर मैं बोलूंगा कि वहां पर लाल रंग के मृदभांड पर काले रंग की ज्यामिति उकेरी जाएगी। कहां? कालीबंगा सभ्यता में। अंतर ही तो करवाना है। कितनी सभ्यता है हमारे पास? मात्र 2 सभ्यता है। तो सुनो, ऐसी कौन सी सभ्यता जिसमें काले और लाल रंग के मृदभांड है, और कौन से रंग की ज्यामिति उकेरी गई है? इसके अलावा आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि सभ्यता के लोग उल्टी तपाई पद्धति से मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, जिसे वर्तमान में टेराकोटा पद्धति नाम से जाना जाता है। जिसे वर्तमान में टेराकोटा पद्धति के नाम से जाना जाता है। और टेराकोटा पद्धति वर्तमान में, यह पद्धति वर्तमान में मोलेला गांव, जो कि कहां है? राजसमंद। यह पद्धति मोलेला गांव की प्रसिद्ध है। पद्धति कहां की प्रसिद्ध थी? अब सुन लो मेरी बात, इस सभ्यता में काले और लाल रंग के मिट्टी के पात्र मिले हैं, जिस पर सफेद रंग की क्या उकेरी गई है? क्या? ओके। अब मेरी बात सुनो, यहां के लोग जो मिट्टी के पात्र बनाते थे ना, उसके लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग करते थे? उल्टी तपाई पद्धति का। कौन सी तपाई पद्धति का? जैसे अपन नीचे आग जलाते हैं, आग जलाने के बाद में कोई भी चीज हमारे को बनानी होती तो अपन तो ऐसे चढ़ाते हैं ना उस चीज को, कढ़ाई चढ़ा दी, तेल डाला। लेकिन ये लोग क्या करते थे, इधर आग जलाकर ये आपके उल्टा उस बर्तन को रखते थे, हल्की हल्की आंच में मिट्टी और गोबर मिलाकर उसको पकाकर बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मूर्तियां बनाना, ये बनाते थे। और इसी पद्धति को अपन क्या कहते हैं? उल्टी तपाई पद्धति। तो यहां उल्टी तपाई पद्धति से मृदभांड बनाते थे ये, जिसको वर्तमान में अपन क्या कहते हैं? टेराकोटा पद्धति।
आज वर्तमान में टेराकोटा पद्धति मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। उल्टी तपाई पद्धति मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। या आपको हस्तकलाओं में लिखवाऊंगा, सर लिखवाएंगे या मैं लिखवाऊंगा? तो ये लोग टेराकोटा पद्धति के जानकार थे और यह पद्धति वर्तमान में कहां की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव। मतलब आपकी टेराकोटा पद्धति को ही हम उल्टी तपाई पद्धति कहते हैं। और यहां उल्टी तपाई पद्धति से निर्मित मृदभांड मिले हैं और यहां काले और लाल रंग के क्या मिले? मिट्टी के पात्र, जिन पर सफेद रंग की क्या उकेरी गई है? ज्यामिति उकेरी गई है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, एक बार वापस सुन लो। अच्छा, यहां टेराकोटा पद्धति से निर्मित, इसका मतलब क्या हो गया भाई? मिट्टी से निर्मित कोई ना कोई चीज मिली है। समझ में आ रहा है ना? यहां टेराकोटा पद्धति या उल्टी तपाई पद्धति, कुछ भी बोल लो, यहां टेराकोटा पद्धति से निर्मित वृषभ आकृति मिली है। टेराकोटा पद्धति से निर्मित वृषभ यानी क्या होता है? बेल। देखो मेरी बात सुनो, यहां अभी अपन ने देखा कि सभ्यता के अंदर हमारे को बेल की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। मातृ देवी जिसकी पूजा करते थे, मातृ देवी और बेलों की क्या मिली है? मिट्टी की मूर्तियां। इसके अलावा इस सभ्यता में मिट्टी से निर्मित वृषभ आकृति मिली है, अर्थात टेराकोटा पद्धति से निर्मित क्या मिली है? बोलो ना यार, वृषभ आकृति मिली है, जिसे बनासियन बुल नाम दिया गया। बुल यानी बेल अंग्रेजी में, जिसे क्या नाम दिया गया है? बनासियन बुल नाम दिया गया। एक बार इसको वापस पढ़ो, आप क्या लिखा हुआ है मन में पढ़ो। सुनो, इस सभ्यता में ताम्र कुल्हाड़ियां मिली है। तांबा गलाना यहां के लोगों का प्रमुख उद्योग था। मातृ देवी और बेलों की क्या मिली है? मृण मूर्तियां मिली है। इसके अलावा इस सभ्यता में अपोलो देवता की मूर्ति मिली है, जिनका संबंध कहां से? सबको कैसे गाड़ते थे? आभूषणों की से थाली और दीपक के क्या मिले हैं? राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जिसमें एक घर में 6 चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, कौन सी है वो? आहार। और 2 मुंह के क्या मिले? चूल्हे। और इससे यह प्रमाणित हो रहा है कि यहां पर बड़े बड़े परिवार एक साथ रहते होंगे या फिर सार्वजनिक भोजन की क्या होगी? व्यवस्था होगी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इस सभ्यता में काले और लाल रंग के मिट्टी के पात्र मिले हैं, जिन पर कौन से रंग का चित्र बनाया गया है? कल मैं पूछूंगा, कोशिश करना याद हो जाए। कल नहीं तो परसों हो जाएगा। चिंता क्यों? मेरे साथ हो भी 2-3 दिन तक तो सभ्यता। अच्छा, इस सभ्यता के लोग कौन सी पद्धति से जानकार थे? उल्टी तपाई पद्धति से बर्तन बनाते थे, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? टेराकोटा पद्धति। और टेराकोटा पद्धति वर्तमान में कहां की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। और यहां टेराकोटा पद्धति से निर्मित क्या मिली है? और जिसे क्या कहा जा रहा है? और इससे ज्यादा पटवारी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। बात मिट्टी की चल रही है, बार बार किसकी चल रही है? बात मिट्टी की चल रही है। तो ये लाइन पटवारी मेंस में पूछा गया। यहां अनाज रखने के मृद भांडों को, हां, यहां अनाज रखने के मृद भांडों को गोरे व कोठ कहा गया है। यहां अनाज रखने के मिट्टी के पात्रों को क्या कहा गया? गोरे व कोट कहा गया। तो बताओ ऐसी कौन सी सभ्यता है जो गोरे व कोट की सभ्यता है? आहार सभ्यता को। इसके अलावा यहां अनाज पीसने के चक्की के साक्ष्य मिले हैं।
यहां अनाज पीसने की क्या मिला है? चक्की के साक्ष्य है। कौन सी सभ्यता में? शाबाश। इसके अलावा अगर हम और आगे बात करें, अब आपको अगर पूछ ले कि आहड़वासी कृषि में किससे परिचित थे? आहड़वासी कृषि में, नींद तो नहीं आ रही है भाई? आहड़वासी कृषि में चावल व ज्वार से परिचित थे। आहड़वासी कृषि में किससे परिचित थे? चावल और ज्वार। लेकिन याद रखना, कालीबंगा सभ्यता के लोग चावल से परिचित नहीं थे। कालीबंगा में चावल के अवशेष नहीं मिले। तो क्या आहड़ में चावल के अवशेष मिले? वेरी गुड। अब बात करेंगे आहड़वासी का पशुपालन। पशुपालन में हाथी, गेंडा, वह कुत्ते से परिचित थे। किससे परिचित थे वो? हाथी, गेंडा और कुत्ते से परिचित थे। इसके अलावा अगर हम बात करें आहड़वासियों का मकान, आहड़वासियों के मकान कैसे होते थे? कृषि के बारे में देख लिया, पशुपालन। आहड़वासियों के मकान की आकृति आयताकार होती थी। कैसी होती थी? आयताकार होती थी। नींव शिष्ट पत्थर से बनी होती थी। दीवारें कच्ची ईंटों से बनी होती थी। छत घास फूस से बनी होती थी। इसके अलावा नालियां, ये इंपॉर्टेंट है, पक्की ईंटों से बनी होती थी। तथा इन्हें मजबूत बनाने के लिए, नालियों को, मकान को, इन्हें मजबूत बनाने के लिए क्वार्ट्ज, जिप्सम का प्रयोग करते थे। कौन? आहड़वासी सभ्यता। कौन सी पढ़ रहे हैं? आहड़। तो बताओ, आहड़ सभ्यता कहां है? आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता या नगरीय प्रधान सभ्यता? आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता? ताम्रयुगीन। आहड़ सभ्यता की खोज 1952 में हुई थी या 53 में हुई थी? 52 में किसकी हुई थी? आहड़ सभ्यता की खोज, और उसकी खोज अमलानंद घोष। ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो बताओ, कौन सी सभ्यता जिसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है? अघाटपुर किसे कहा जाता है? धूलकोट की सभ्यता किसे कहा जाता है? बृहद भांडों की सभ्यता, गोरेवकोट की सभ्यता। अच्छा, ऐसी कौन सी सभ्यता जिसमें एक घर में 6 चूल्हे के साक्ष्य मिले? और इससे यह प्रमाणित हो रहा है कि और सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था होगी। अच्छा, काले और लाल रंग के मिट्टी के पात्र कहां पर मिले हैं? जिस पर कौन से रंग की ज्यामिति? सफेद रंग की ज्यामिति करी गई है। इन्हें मजबूत बनाने के लिए क्वार्टर जिप्सम का प्रयोग किया करते थे। और इस सभ्यता में उसको बंदी कर दिया यार। इस सभ्यता में बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं। इस सभ्यता में बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं। बिना हत्थे के क्या मिले? जलपात्र मिले हैं। इनका संबंध ईरान से माना गया है। कौन है?
आ जाओ आ जाओ। सुपरवाइजर क्या है? गया उनका नंबर। इन्हें मजबूत बनाने के लिए किसका प्रयोग क्या करते हैं? क्वार्ट्ज और जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और इस सभ्यता में बिना हत्थे के क्या मिले हैं? जलपात्र। इनका संबंध कहां से माना गया है? इनका संबंध ईरान से माना गया। मतलब यहां पर इस सभ्यता में बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं। इनके जलपात्र नहीं है, हत्ता नहीं है। और ऐसा जलपात्र हमारे को कहां पर मिला है? ईरान से। इसका मतलब यह प्रमाणित हो रहा है आहड़वासियों का व्यापार ईरान तक था। अब दो क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, आहड़वासियों का व्यापार ईरान तक था, इस बात का पता हमारे को किससे चला है? बिना हत्थे के जलपात्र से। आहड़वासियों का व्यापार यूनान तक था, इस बात का पता किससे चला? अपोलो देवता की मूर्ति से चला है। अभी सभ्यता पूरी नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत है। मेरे साथ दोगे ना याद करने में? कल नहीं आओगे? जो आएगा उसको तो पढ़ाऊंगा ही फिर। ठीक है, छुट्टी मत करना यार। अभी 5-7 दिन अगर आप छुट्टी करोगे तो बीच बीच के अंदर सिस्टम बिगड़ जाएगा। लो उतारो विशेषताओं से। चले आगे।
सबको उतारने दो आराम आराम से। चले बच्चों आगे। उतार लो। चले आगे। चलो आगे।
चलो आराम आराम से उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। आ रहे हो? चलो आज का दिन यहीं तक करेंगे अपना ना।